नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें लेकर के हम पहुंच जाते हैं अपने स्टूडियो और उन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि किन खबरों पर मुख्य तौर पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। बोनस पॉइंट पे सबसे पहले हम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन से जुड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए सरकार नई व्यवस्था पर काम कर रही है। आखिर में क्या है वो व्यवस्था और ये कैसे काम करेगी, इस पर बात होगी। इसके बाद बैंकों की तरफ से एनबीएफसीज को कर्ज की ग्रोथ में आई कमी पर बात करेंगे। जानेंगे कि ये ग्रोथ क्यों घट रही है। मारुति ने भविष्य को लेकर के कई सारी योजनाएं घोषित की हैं और कार मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही है। मारुति की विस्तार योजनाओं और घोषणाओं को अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस साल विदेशी निवेशक 1 लाख करोड़ के शेयर बेच चुके हैं। किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है, इस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। शुक्रवार को शेयर बाजार में ऑटो कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की आखिर में वजह क्या रही और ऑटो कंपनियां आखिर में क्यों घबराई हुई हैं, इस पर अंशुमान जी से काफ़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। ये डील कैसी होगी और उसका क्या असर हो सकता है, इसे भी अंशुमान जी से समझेंगे। और इसके बाद चांदी के बाजार का रुख करेंगे। चांदी की कीमतों में इस साल जोरदार तेजी आई है। भविष्य को लेकर के क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है, इसे भी जानेंगे। और आखिर में सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई बात और उस बात के असर पर भी बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए हुई इस बात में ना तो यूक्रेन को बुलाया गया था और ना ही यूरोप को। लेकिन इन सब के साथ रेलवे स्टेशन पर भीड़ से जुड़ी हुई खबर के साथ शुरुआत करते हैं। रेलवे स्टेशनों पर जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए रेलवे की तरफ से स्टेशनों पर यात्रियों के रेगुलेशन पर सख्ती की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की तरफ से 60 सबसे व्यस्त स्टेशनों पर सिर्फ वैट टिकट होल्डर्स को ही अनुमति देने पर विचार हो रहा है। हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से 18 लोगों की मौत के बाद इस तरह के उपायों पर विचार हो रहा है। सर, कौन कौन से वो स्टेशन हैं जहां पर भीड़ मैनेजमेंट का ये नया रेगुलेशन सख्त होगा और ये व्यवस्था किस तरीके से लागू की जाएगी? विपुल, रेलवे के पास जो सबसे बड़ी समस्या है अपने रेलवे स्टेशनों पर, वो उन लोगों की है जो यात्रियों के अलावा हैं। खासतौर से वो लोग जो रेलवे स्टेशन पर लोगों को छोड़ने आते हैं, और इसमें बहुत सारे टिकटलेस लोग भी हैं। अब रेलवे ने कई जगह, कुंभ ने बहुत सारी नसीहतें दी हैं भारत को, बहुत सारे सबक दिए इस महाकुंभ ने, तरह तरह से व्यवस्था से लेकर सफाई से लेकर ट्रेनों के मैनेजमेंट तक। और उस नसीहत का पहला जो पहली बड़ी नसीहत है वो रेलवे ने ली है। और रेलवे इस तैयारी में है कि भारत के करीब 60 स्टेशनों में, जिसमें नई दिल्ली भी होगा, वाराणसी भी होगा, प्रयागराज भी होगा, अयोध्या भी होगा, ऐसे करीब 60 स्टेशनों पर अब लगभग वैसी ही व्यवस्था की जाएगी जैसी कि हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। एयरपोर्ट पर आप जब ट्रैवल करते हैं तो बाहर एक वेटिंग एरिया होता है, वहाँ तक ही टिकटलेस लोगों को जाने की छूट होती है और इसके बाद फिर यात्री स्वयं अपने सामान के साथ अंदर जाता है। रेलवे स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर एंट्री के समय आमतौर पर कोई बड़ा टिकट चेक नहीं होता है। लोगों का रैंडम प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक किया जाता है। टिकट चेक पैसेंजर्स का ट्रेन में बोर्ड होने के बाद होता है। ऐसी स्थिति में अब रेलवे को भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर व्यवस्था करनी होगी, जो तैयारी की जा रही है। इसके लिए होल्डिंग एरियाज बनाए जाएंगे और वहाँ लोग रुकेंगे, बाकी लोग अंदर जिनके पास वैध टिकट होगी उन्हें अंदर ले जाना होगा। 2 बड़ी चुनौतियाँ इसमें रेलवे के सामने आएंगी विपुल जी। एक तो ये कि रेलवे स्टेशनों पर जगह की समस्या है। रेलवे के प्लेटफॉर्म्स आमतौर पर काफ़ी, वैसे भी उन्हें बहुत सारी जगह चाहिए होती है रेलवे के मैनेजमेंट के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए। रेलवे स्टेशनों के बाहर और ज़्यादा जगह बनानी होगी इसके लिए, जिससे कि जो आए हुए लोग हैं उनको होल्ड किया जा सके और उनके होल्डिंग की व्यवस्था की जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे यात्री जिन्हें तमाम तरीके की सहायता की ज़रूरत होती है ट्रेन में चढ़ने के लिए, उनके लिए वो सहूलियत जो उनके साथ लाने वाले लोग उन्हें देते हैं, उसे कैसे रोका जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि करीब 60 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट को रेगुलेट किया जाएगा और टिकटलेस, विदाउट टिकट जो लोग आते हैं किसी को छोड़ने के लिए, उन्हें प्लेटफॉर्म्स पर आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि मुश्किल होगा ये लागू कर पाना भी सर, क्योंकि जो एक आदत जो शुमार है हम लोगों के बीच में, खासतौर से छोटे शहरों पर बड़ी संख्या में लोग, भीड़ जब आती है, कैसे इंडिविजुअल को चेक किए जाएंगे और हर जगह पे इतने लोग तैनात करना कि वो टिकट चेक करें, क्योंकि
रेलवे स्टेशन बड़ी संख्या में है सर, एयरपोर्ट सभी लॉजिस्टिक्स का बड़ा चैलेंज है। और आमतौर पर रेलवे में यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात विपुल समझने वाली है कि रेलवे का टिकट प्रबंधन सिस्टम उससे पहले बदलना जरूरी है। रेलवे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा टिकट बेचती है हमेशा। रेलवे में जितनी स्पेस होती है उससे ज़्यादा टिकट्स बेची जाती हैं, चाहे वो जनरल बोगीज़ के लिए हों या बाकी बोगीज़ के लिए हों। तो रेलवे की बड़ी समस्या ये है कि डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है सुविधाओं की, और वो जो मिसमैच है जो दिखता है, ऐसा आपको एयरपोर्ट पे नहीं दिखाई देता, क्योंकि एयरपोर्ट पर उतनी ही टिकटें बिकती हैं जितनी जगह है फ्लाइट्स में, और उतने ही लोग होते हैं। तो रेलवे का जो टिकट सेलिंग का प्रबंधन है, जो टिकट की बिक्री, उसे भी ठीक करना जरूरी होगा। बिल्कुल। इस बीच एप्पल की तरफ से लॉन्च किए गए एंट्री लेवल आईफोन 16e की बिक्री में निकट भविष्य के दौरान ज़्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहक फिलहाल आईफोन 16e के मुकाबले आईफोन 15 या आईफोन 16 को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। एप्पल ने बुधवार को ही आईफोन 16e को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 59,900 रुपये रखी गई है। सर, इतने ठंडे रिस्पांस को लेकर के आखिर में वजह क्या दिखाई दे रही है आपको, भारत में खासतौर से जो ठंडा रिस्पांस देखने को मिला? ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है बाजार का। ये एप्पल का नैनो मूवमेंट है। जैसे कि भारत में महंगी ही बिकती, सस्ती कार लोग नहीं खरीदते थे। एप्पल ने भारतीय बाजार में अपने ब्रांड की जो रिकॉग्निशन है, पहचान, उसे देखते हुए सस्ता फ़ोन लॉन्च किया 16e के नाम से। करीब 59-60 हज़ार रुपये का फ़ोन है, जबकि एप्पल के जो इससे ऊपर के फ़ोन है आईफोन 16, वो करीब 73,000 रुपये और 75,000 रुपये से ऊपर के हैं। लेकिन जो शुरुआती रिस्पांस एप्पल के पास आया वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी लोग अगर एप्पल फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो महंगा ही एप्पल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, सस्ते एप्पल फ़ोन को खरीदने की उनकी इच्छा नहीं है। तो ये पहला प्रयोग था भारतीय बाजार में। अगले 5-6 महीने में पता चलेगा कि एप्पल की ये स्ट्रेटजी कितना काम की, और इस स्ट्रेटजी के बाद भारत में ये सस्ते फ़ोन, जो एप्पल के सस्ते फ़ोन, सस्ते तो नहीं कहेंगे, एप्पल के फ़ोन्स के बाकी मॉडल्स की तुलना में जो सस्ते फ़ोन हैं 60 हज़ार रुपये के आसपास की, इनकी कितनी बिक्री हुई। ये फ़ोन करीब 128 GB की कैपेसिटी के साथ आता है। बैंकों के पास सीमित लिक्विडिटी और महंगी ब्याज दरों के माहौल में कई सेक्टर में कर्ज देने के लिए बड़ी स्पर्धा ने बड़े बैंकों को सावधान कर दिया है, और उन्होंने कर्ज का दायरा बढ़ाने से पहले रिस्क का आकलन बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोन मार्केट में उतरे कई नए प्लेयर्स बिना रिस्क आकलन किए सस्ती दरों पर कर्ज दे रहे हैं, जिससे कि एनपीए बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि लार्ज कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट में सुस्ती की वजह से मिड साइज कॉर्पोरेट सेगमेंट में लोन देने की होड़ मची हुई है, जिस वजह से लोन को लेकर के रिस्क बढ़ रहा है। सर, इससे क्या कुछ खतरे नज़र आ रहे हैं? लोन बाजार में एक अनोखी परिस्थिति पैदा हो रही है। बड़ी कंपनियां बैंकों से कम लोन ले रही हैं। एक तो ब्याज दरें ऊंची हैं, और दूसरा बड़ी कंपनियों ने हाल फिलहाल में अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया है। और तीसरी बात है कि बाजार में चूंकि मांग नहीं है, नया निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए भी कर्ज की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में अब बैंकों के बीच मझोले और छोटे उद्योगों को कर्ज देने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, और वहाँ बहुत सारा जोखिम दिख रहा है। खासतौर पर बहुत सारे बैंक और जो मिड साइज़ के बैंक हैं, वो इन कंपनियों को बहुत कम स्प्रेड पर, स्प्रेड का मतलब होता है कि जो जी-सेक या सरकार की यील्ड है उससे ऊपर, या जो बैंक रेट है, या जो रेट तय की गई उससे बहुत कम अंतर पर कर्ज देने की तैयारी कर रहे हैं और उसे ऑफ़र कर रहे हैं। उसकी वजह से आने वाले समय में इन बैंकों में जोखिम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत करीबी मामला है और इससे बैंक्स के लिए रिस्क पैदा हो सकती है। बड़े बैंक्स ऐसा करने में हिचक रहे हैं, पर छोटे बैंक इस बाजार में जो छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कर्ज का बाजार है, उसमें काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, और शायद आने वाले समय में रिजर्व बैंक को इसमें दखल भी देना होगा। बिल्कुल। रिजर्व बैंक की तरफ से रिस्क वेटेज बढ़ाने के बाद बैंकों की तरफ से एनबीएफसीज को दिए जाने वाले कर्ज की ग्रोथ 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2024 के दौरान बैंकों की तरफ से एनबीएफसीज को 16.22 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया, और कर्ज की ग्रोथ 6.7% रही। 2023 में ये ग्रोथ 15% के करीब थी। एनबीएफसीज को कर्ज के लिए बैंकों पर ज़्यादा निर्भरता देखते हुए रिजर्व बैंक ने नवंबर 2023 में इस तरह के कर्ज पर रिस्क वेटेज 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 125% कर दिया था।
सर, रिजर्व बैंक की सख्ती के अलावा कोई और भी वजह है क्या इसको लेकर के? रिजर्व बैंक ने, आपको याद होगा, नवंबर 2023 में में रिस्क वेटेज बढ़ाया था, और ये पूरी की पूरी कोशिश अनसिक्योर्ड लोन रोकने की थी। एनबीएफसीज भी उसी बाजार में है जिसकी बात हमने भी थोड़ी देर पहले की। एनबीएफसीज के मैक्सिमम लोन अनसिक्योर्ड लोन हो रहे थे, चाहे वो पर्सनल लोन के तौर पर दिए जा रहे हों, चाहे ऐसे लोगों को दिए जा रहे हों जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं थी, और उन्हीं पर रिजर्व बैंक ने क्रैकडाउन किया था नवंबर में। और उसके बाद से एनबीएफसीज को जो बैंकों की तरफ से लोन दिया जाता है, एनबीएफसीज के पास अपनी पूंजी नहीं होती, उन्हें बैंक लोन देते हैं, यानी वो एक तरीके की शैडो लैंडिंग करते हैं। इस पूरे बाजार में, अनसिक्योर्ड लोन के बाजार में, आरबीआई ने जो फैसले लिए थे उसका असर अब हमें दिखाई देने लगा है। और वही वो असर है कि अब एनबीएफसी ज़्यादा कर्ज लेने के लिए बैंकों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके आगे जिन लोगों को वो कर्ज देते थे उन्हें कर्ज देने से रोक दिया गया है। तो अब ये पूरा जो डेट का मार्केट है जो भारत में चाहे वो शैडो बैंकिंग के जरिए जा रहा हो, चाहे बैंक के जरिए जा रहा हो, इसमें कुछ बड़े ढांचागत बदलाव हो रहे हैं। और जो बूमिंग सेक्टर था, कंजम्पशन को ड्राइव करने वाला या ऑटोमोबाइल की खरीद को सपोर्ट करने वाला, उस सेक्टर को जो कर्ज दिए जा रहे थे, उन कर्ज में हमें तेज गिरावट दिखाई दी है। इधर देश में सबसे ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियां बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए नई गाड़ियां लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं, नई रणनीति घोषित की है। नई रणनीति के तहत कंपनी एंट्री स्तर की कारों के साथ एसयूवी और एमयूवी सेगमेंट में अपनी पहुंच और बढ़ाएगी। मारुति ने हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। कंपनी ने 2030 तक भारतीय कार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल कंपनी की हिस्सेदारी 41% के करीब है। सर, मारुति कहाँ पिछड़ रही थी जो आखिर में उसे अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति को बदलना पड़ा? पिछले 6-7 साल में अगर आप देखें तो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई बड़े बदलाव हुए। उसमें मारुति जो दिग्गज कंपनी थी, कभी उसका हिस्सा 50% से ऊपर हुआ करता था, वो बाजार उसने धीरे धीरे गंवाया। उसकी वजह ये कि कार की तकनीक में, कार के मॉडलों में और कार के डिज़ाइन में जो नई कंपनियां आईं, उन्होंने मारुति की पूरी टेक्नोलॉजी और मारुति की कारों को पछाड़ा। हमने टाटा की राइज देखी। टाटा ने बड़ी तेज़ी से बाजार में अपनी कारें लॉन्च की, अलग अलग सेगमेंट में, खासतौर से एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट में। हुंडई की कारें आई और इसके अलावा बाकी कंपनियां भी आई, और मारुति अपनी जो बाजार पर जो पकड़ थी या बाजार पर कब्जा था उसको गंवाती चली गई, और 40% के आसपास उसकी हिस्सेदारी रह गई। दूसरी वजह ये कि बाजार में छोटी कारों का बाजार, जहां मारुति सबसे बड़ी प्लेयर थी, वो बाजार सिकुड़ गया कोविड के बाद। और अब जिन सेगमेंट की कारें बाजार में बिक रही हैं, जो 15 लाख से ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियां बिक रही, उसमें जो प्रतिस्पर्धी बाजार की कारें हैं, उनकी तुलना में मारुति के पास अच्छी गाड़ियां नहीं हैं। उस सेगमेंट में बहुत अच्छी और हाई प्रोफाइल और हाईटेक कारें नहीं हैं। इस वजह से अब सुजुकी को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी है। मारुति सुजुकी के लिए सबसे बड़ा बाजार है पूरी दुनिया में, और ऐसी स्थिति में जबकि पूरी दुनिया में कारों को लेकर के बाजार में बड़ी उथल पुथल है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सुजुकी को भारतीय बाजार पर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि दुनिया के कुछ बाजारों में शायद अब कारें बेचना मुश्किल होगा। तो मारुति अपनी नई रणनीति में एसयूवी और एमपीवी पे काम करेगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में हमें लंबे समय बाद मारुति के कुछ नए मॉडल बाजार में आते दिखाई देंगे, जो बिल्कुल बदले हुए और नए रंग रूप में आएंगे, ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में मारुति की हिस्सेदारी खासी कम है। तो जो आंकड़े हमें सब मिल रहे हैं उस हिसाब से मारुति करीब अपने अगले उत्पादन में 4 मिलियन यूनिट्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा है मारुति ने अगले 2030 तक। उसमें 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, करीब 25% हाइब्रिड व्हीकल होंगे, सीएनजी और सीबीजी से चलने वाले जो वाहन हैं उनका हिस्सा 35% होगा, और बाकी जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाली जो नए प्रदूषण के नाम हैं उन पर चलने वाले वाहनों का हिस्सा 25% होगा। और ये सब पूरी कोशिश मारुति की भारतीय बाजार में अपनी गिरती स्थिति या पिछड़ती स्थिति को सुधारने के लिए देखी जा रही है। तो आप इंतजार करिए मारुति की तरफ से जल्दी कुछ नए वाहनों की घोषणा का। बिल्कुल। और अब बात तक जरा कर लेते हैं शेयर बाजार को लेकर के। आजकल चौतरफा चर्चा जो है शेयर बाजार की हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का थमने का जो सिलसिला है वो नाम नहीं ले रहा है। फरवरी के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 26,600 करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेच चुके हैं। सबसे ज़्यादा बिकवाली फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में हुई। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली की वजह से भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 12 महीने के निचले स्तर पर है। 15 फरवरी को विदेशी निवेशकों का कुल निवेश घट करके 64.77 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो सितंबर 2024 में
78 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया था। सर, जो अभी जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहे हैं कि एफआईज की सेलिंग का जो हिस्सेदारी है और जो कंपनियों में हिस्सेदारी है वो 12-13 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा दबाव आखिर में कहाँ देखने को मिल रहा है? पहला सवाल तो ये है सर। विपुल, एफआईज की रणनीति अब सरकार को और निवेशकों को और खासतौर से बाजार में निवेश करने वाले लोगों को थोड़ा गहराई से समझनी चाहिए। हम बार बार ये सुनते रहते कि एफआईज की बिकवाली सीजनल है, वो बाहर निकल रही, पर पिछला पूरा साल और इस साल की शुरुआत के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े और चौंकाने वाले हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो हो चुका है 2025 के इस दौरान, जो कि बाजार से निकल चुका है। जनवरी में केवल 78,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज ने की और अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ है बिकवाली चल रही है। अगर महीने के हिसाब से आंकड़े देखें डेटा पॉइंट में तो आपको दिखाई देगा जनवरी की बिकवाली 78,000 करोड़ रुपए, फरवरी की बिकवाली करीब 21,272 करोड़ रुपए, यानी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली तो केवल इन्हीं 2 महीनों में निकल कर आ चुकी है और बाजार बुरी तरह टूटा हुआ है सेंटिमेंट के हिसाब से। बिकवाली की वजह पे चर्चा से पहले में समझने की कोशिश करते हैं कि जिन सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों ने सबसे ज़्यादा बिकवाली की, और ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वो फ्लैग बेयरिंग सेक्टर्स हैं या ये वो झंडा बरदार सेक्टर हैं जिनके आधार पर भारतीय बाजार में आने वाले समय में निवेश भी आया है और सबसे ज़्यादा उत्साह भी दिखा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई, जबकि ये बाजार का स्टार सेक्टर है। आमतौर पर बाजार में ये माना जाता है कि इस सेक्टर के जरिए ही बाजार का मूड दिखाई देता है। एफएमसीजी, भारत की पूरी कंजम्पशन स्टोरी एफआईज को समझ में नहीं आ रही और एफएमसीजी में बिकवाली बजट के बाद आई है। इस बजट में जहां माना जा रहा था कि एफएमसीजी की डिमांड आएगी, एफएमसीजी की बिकवाली। और कैपिटल गुड्स, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिन 3 सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों ने दबा कर स्टॉक्स बेचे हैं और इसकी वजह कई सारी हैं। इसकी वजह अमेरिका की पॉलिसी में चेंज है, इसकी वजह डॉलर की मजबूती और रुपए में तेज गिरावट है जिसकी वजह से आर्बिट्राज की संभावनाएं कम हो रही हैं, भारत में मांग कम होने की संभावना है, और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि भारत की कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं हैं और पिछले तिमाही के नतीजे जिन पर विस्तार से हमने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी, इनकी वजह से ओवरऑल, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के कारण, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण भारत से विदेशी निवेशक निकल रहे हैं। अब ये चिंता की बात है विपुल जी, क्योंकि ये बिकवाली अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर आप होल्डिंग्स भी देखें तो इतनी होल्डिंग्स, और ये बिके हुए शेयर, नीचे टूटे हुए शेयर डीआईएस के पास जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहे हैं, यानी विदेशी बेचकर निकल रहे हैं और भारतीय इन्हें टूटे हुए शेयरों को, गिरे हुए इनकी शेयरों को खरीद रहे हैं, और जबकि बाजार में भी कोई बड़ी रिकवरी की उम्मीद बनती नहीं दिख रही है। सर, एक जो डेटा अभी जो थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ, निफ्टी 50 जिसको कि सबसे मजबूत कंपनियां कही जाती हैं कि जो सबसे मजबूत कंपनियों में शामिल उन्हीं को किया जाता है, वहाँ पर एफआईज होल्डिंग जो है वो 17.4% घट करके हो गई है, जो कि करीब 13 साल का न्यूनतम स्तर है। तो 13 साल बड़ा लंबा अरसा होता है सर, और वहाँ पर अगर एफआईज होल्डिंग जो है वो 13 साल के न्यूनतम स्तर, इसका मतलब जो दिग्गज जो बड़ी कंपनियां उन पर भी भरोसा नहीं है एफआईज का। इसीलिए अगर आप देखें ना कि जिन सेक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं एफआईज अपनी सेल ऑफ के लिए, उसमें वही दिग्गज कंपनियां हैं। चाहे आप बैंकों को देख लें, निफ्टी 50 में बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं, यानी भारतीय बाजार के जो 50 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, ये जो भारतीय बाजार को आगे लेकर चलने वाले 50 स्टॉक्स हैं, वहां अब एफआईज की हिस्सेदारी में तेज गिरावट आई है। और ये शायद भारतीय बाजार के फंडामेंटल्स को लेकर उनके अंदर जो चिंता है वो उसका सबूत दिख रहा है। और इसके साथ ही 50 कंपनियां चूंकि अपने अपने सेक्टर की प्रतिनिधि कंपनियां हैं, तो आप इसी के साथ भीतर जाकर डिफरेंट सेक्टर्स में भी एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स या ऑटो, इन सेक्टर्स में एफआईज की बिकवाली के मर्म को करीब से समझ सकते हैं। डीआईएस के लिए डीआईएस क्या फंस गए हैं क्या सर? मतलब खरीदते जा रहे हैं लोग, अपनी एसआईपी करते जा रहे हैं, ये मतलब कैसे देख रहे हैं इसे आप? विपुल, ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है डीआईएस के लिए इस समय। अभी तक हम ये मान रहे थे कि भारत में रिटेल इन्वेस्टर से छोटे निवेशक बाजार को चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वही चला रहे हैं। 1 लाख करोड़ के जो स्टॉक्स मार्केट में बिके हैं वो किसने उठाए हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स तो इस स्थिति में नहीं उठा सकते, तो उठाए तो म्यूचुअल फंड्स नहीं है, एफआईज नहीं है। और अगर आप अलग अलग देखें तो चाहे एलआईसी के पोर्टफोलियो का लेवल देखें कितनी तेज़ी से गिरा है, म्यूचुअल फंड्स में गिरावट देखें, तो आपको दिखाई देगा कि विदेशी निवेशक जितना शेयर डंप कर रहे हैं वो शेयर
भारत के निवेशक या भारत के म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं। दुविधा की बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स के पास कैश फ्लो लगातार है, क्योंकि हम और आप SIP से पैसा डालते हैं और वो पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आता है और उस पैसे को बाजार में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड इतना गहरा है कि विदेशी निवेशकों को बाजार से निकलने का, हर बार निकलने का रास्ता मिल रहा है, तो DIIs या म्यूचुअल फंड कैसे अपने इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक बेहतर रिटर्न की गारंटी दे पाएंगे, बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। तो ये कहना कि DII फंस गए हैं तो उचित नहीं है, लेकिन DIIs के पास अभी कोई दूसरी और विकल्प रणनीति नहीं दिख रही है। तो बाजार का सेंटीमेंट ठीक होना बेहद ज़रूरी है, और बाजार में जो सेंटीमेंट ठीक होने के साथ जो बाजार में अस्थिरता है, जो वॉलेटिलिटी है, उसे ठीक होना जरूरी है। लेकिन संयोग कहें या दुर्योग कहें, अमेरिका के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले भारत के बाजार पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं और हर तरह से भारी पड़ रहे हैं। एक फैसला आज और आने वाला था, उसका असर हमने ऑटो स्टॉक्स पर देखा। उस पर और भी हम बात करेंगे, और भी खबरें हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई, उस की तरफ बढ़ें। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो निवेशक हैं उनको उतने अच्छे रिटर्न जो अब तक मिल रहे थे वो नहीं मिलते हैं और रिडम्पशन चालू होता है, तो क्या आपको लगता है एमसीज की सेहत भी बिगड़ सकती है आने वाले टाइम में? रिडम्पशन अभी शुरू होंगे इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी भारतीय बाजार में रिटेल जैसा इन्वेस्टर नहीं है, बहुत छोटा निवेशक अभी भी नहीं है। 5 करोड़ के 5.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो बाजार में निवेश कर रहे हैं, और अभी उनके म्यूचुअल फंड में निवेश सरप्लस के तौर पर गए हैं। तो अभी रिडम्पशन जैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जो फ्लो है नए फंड्स का वो घटने लगा है। वो आपको अगर एमफी के पिछले आंकड़े में देखें तो उसमें दिखाई देता। नई SIP कराना लोगों के, SIP टूटना तो टूटने के का तो रिस्क नहीं है, क्योंकि बाजार में बने रहना लंबे समय तक के लिए अच्छा है, पर नया निवेश आना, SIP में नए SIP आना, इसमें दुविधा आ सकती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये थोड़ा धैर्य रखने का समय है। बिल्कुल, आप अपना कैश स्टेटमेंट थोड़ा देखें, पर उतने ध्यान से ना देखें, आपका BP बढ़ेगा उसको देखकर, आपके रिटर्न्स उसमें खराब दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि बाजार गिर रहा है और बाजार में वही स्टॉक्स गिर रहे हैं, FIs उन्हीं स्टॉक्स को पीट रहे हैं जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वही निफ्टी 50 के और 50, 100, 150 स्टॉक्स हैं जो अलग अलग फार्मूले के तहत, अलग पैकेज के तहत पूरे देश भर के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में फैले हुए हैं। तो चाहे वो आप FMCG रिलेटेड मान लें, या स्मॉल कैप मिड कैप मान लें, या लार्ज कैप स्टॉक मान लें। स्मॉल कैप मिड कैप में FIs ने बहुत तेज बिकवाली की है। कई जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ कंपनियों में तो FIs ने अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है। स्मॉल कैप कंपनियों में से पूरी होल्डिंग बेच के निकल गए हैं। यही वजह है, पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, 40%, 50% शेयर टूटे भी हैं। लेकिन सर, भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट में सबसे ज़्यादा नुकसान हमने देखा कि FMCG कंपनियों को होता हुआ दिखाई दिया है। और बीते, अगर हम खासतौर से 13 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट रही है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप वहाँ पर जो है वो साफ़ होती हुई दिखाई दी। ITC हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। वरुण बेवरेज में काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। FMCG ऐसे समय में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि सरकार ने देश में खपत को बढ़ावा देने के लिए आयकर में बड़ी जो है छूट की घोषणा भी की थी। सर, FMCG में तो हम देख रहे हैं कि भारतीय निवेशक भी बिकवाली कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती हुई क्यों दिखाई दे रही है? यह बड़ा एंटी क्लाइमेक्स है बजट के दिन की चर्चाओं को आप याद करिए, और जब हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे थे उस दौरान की चर्चाओं को याद करिए तो आपको दिखाई देगा। उस समय भी हमने कहा था कि इस बजट से FMCG सेक्टर को कितनी बढ़त मिलेगी या कितनी मांग मिलेगी, वो हमें आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा। बजट जिसे कंजम्पशन बूस्टर माना गया था, 1 लाख करोड़ रुपए की रियायतें दी गई थी, वो कंजम्पशन बूस्टर सेक्टर निवेशकों के लिए वैसा साबित नहीं हुआ, और विदेशी निवेशकों ने भी और भारतीय निवेशकों ने भी इसमें तेज बिकवाली की। इसकी वजह क्या? तो इसका मतलब समझना ज़रूरी है कि भारतीय बाजार में मांग को लेकर कोई बहुत अच्छी तस्वीर बनती नहीं दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी वजह यह है, रुपए की गिरावट के बाद FMCG कंपनियों की लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है। FMCG कंपनियों के पास अब विकल्प ये है कि वो आने वाले समय में उत्पादों की कीमत बढ़ाएं। हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं अपने किसी एक संस्करण में बोनस पॉइंट के, कि कंपनियों ने अपने पिछले 1 साल में कीमतें बढ़ाकर, पैकेजिंग चेंज करके किसी तरह अपने मुनाफों को, अपने मार्जिन्स को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके मार्जिन्स गहरे दबाव में है। रुपया जितना कमज़ोर होता जाएगा, कच्चे माल की लागत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो भारतीय बाजार की जो डिमांड स्टोरी है, जो FMCG की स्टोरी है, भारत की खपत की कहानी है, वो कहानी अभी इतनी रोचक और इतनी आकर्षक नहीं लग रही है। और इसलिए अगर आप पूरे बाजार को बहुत करीब से स्कैन करें तो आपको दिखाई देगा कि जो कंजम्पशन ड्रिवन
सेक्टर हैं, ध्यान से अगर आप देखें, बीएफएसआई भी एक तरीके से कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है। अगर आप ऑटोमोबाइल को देखें, एफएमसीजी को देखें, ये इन सेक्टर्स में तेज बिकवाली दिखाई दे रही है, भारतीय निवेशकों की तरफ से भी और विदेशी निवेशकों की तरफ से भी। ये बात तो रही है एफएमसीजी की। अब जरा बात ऑटो कंपनियों की कर लेते हैं। शुक्रवार को शेयर बाजार में ऑटो कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि सरकार नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लाने जा रही है और इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटा करके 15% की आ सकता है। और जैसे ही इस तरह की बातें बाजार में घूमनी शुरू हुई, ऑटो कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, उसमें टाटा मोटर्स हो, उसमें मारुति हो, हुंडई हो, इन सब में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सर, ऑटो कंपनियों में इतनी ज़्यादा घबराहट जो देखने को मिली आज, बड़ी वजह क्या यही है? क्या वजह आप मानते हैं? यही एक चलता हुआ सेक्टर था थोड़ा सा। अगर आप देखिए विपुल जी, पिछले 2 हफ्ते के भीतर जो तो हमें खरीद दिखी थी थोड़ी सी, वो ऑटो कंपनियों में दिखी थी और ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत बड़ा असर भारतीय ऑटो कंपनियों पर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय ऑटो कंपनियों का कार का निर्यात थोड़ा कम है, उस तुलना में कंपोनेंट्स का निर्यात जरूर है। अब यहाँ सरकार के एक कदम ने, जिस पर सरकार ने डिनाई नहीं किया, आज पूरे ऑटो पैक में जबरदस्त घबराहट फैल गई। महिंद्रा का स्टॉक 6% गिरना तो चौंकाने वाली बात बाजार में, और वो इस वजह से टूटा क्योंकि सरकार ईवी को लेकर अपनी नीति बदलने जा रही है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए, 1 साल 1.5 साल पहले जब टेस्ला के भारत में आने की चर्चाएं चल रही थीं और तब इस तरीके की खबरें भी आई थी कि टेस्ला ने कहीं ज़मीन भी देख ली है, उस समय भारत की तरफ से बहुत सख्ती से कहा गया था कि वो घरेलू उद्योग की कीमत पर टेस्ला की कारें भारत में नहीं आने देगी। और भारत सरकार चूंकि अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो सस्ती कारें, टेस्ला से आने वाली कारों को या विदेश से आने वाली कारों को भारत में सस्ता नहीं करेगी। लेकिन अब मौसम और माहौल बदल गया। प्रधानमंत्री की उस यात्रा के बाद, ताजी अमेरिकी यात्रा के बाद, टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क की बढ़ती ताकत अमेरिकी राजनीति में और तमाम उन चर्चाओं के बीच अब यह माना जा रहा है कि टेस्ला की कारों को, खासतौर से टेस्ला की कारें ही होंगी कि उनको सस्ता करने के लिए भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की जा सकती है। 125% ड्यूटी थी, जिसको घटाया जा सकता। और उसके बाद भारत में अचानक जितनी कंपनियां हैं उनके ईवी के प्लान लड़खड़ा गए हैं। स्वाभाविक सी बात है। अभी हमने आपको बताया कि मारुति अपनी 3 लाख यूनिट्स, 4 लाख यूनिट्स की क्षमता 2030 तक लाने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो अगर विदेश की सस्ती कारें भारतीय बाजार में आने लगेंगी तो फिर इन कंपनियों की निवेश योजनाओं का क्या होगा, इनकी ईवी कैसे बिकेंगी। और खासतौर से टेक्नोलॉजी में जो हायर लेवल की कारें हैं, जिन कारों को भी भारत में जो नहीं बनती हैं, ऐसी स्थिति में एलन मस्क भारत में कार बनाएंगे कि असेंबल करेंगे कि कारें बनाकर वहां से लाएंगे, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो एक और परोक्ष रूप से अमेरिका से आया झटका था, जिस झटके के असर से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बना हुआ उत्साह था वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। और इसके साथ ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अब भारत सरकार की नीति पर खासा असमंजस भी है कि भारत अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन को संरक्षण देगा या आयातित कारें लेकर आएगा। यूरोप की तरफ से भी ऐसा ही दबाव आया था और उस समय भारत ने मना किया था कि भारत सरकार अपने देश के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन के उत्पादन को बढ़ावा देगी। और घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार निफ्टी जो है वो 0.5% के आसपास गिरा और ऑटो इंडेक्स के अंदर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। M&M का जिक्र आप कर रहे थे सर, यहाँ पर तो 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। M&M जैसा शेयर एक दिन के अंदर अगर 6-7% टूट जाए तो ये बड़ी बात होती है। और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मिला के 17-18% का करेक्शन आ चुका है। तो ये स्थिति है। जबकि केवल ये देखिए कि M&M के डोमेस्टिक सेल्स के नंबर्स बहुत उत्साहवर्धक हैं। अगर घरेलू बाजार में इन सारी कंपनियों के जिनके स्टॉक्स आज गिरे हैं, इनकी घरेलू बाजार की बिक्री देखिए, हालांकि घरेलू ऑटोमोबाइल बाजार में सुस्ती है पर उतनी नहीं है। इनकी घरेलू मार्केट में इनके मॉडल्स की बिक्री ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन इनके भविष्य को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के भविष्य को लेकर ये जो सेटबैक दिख रहा है कि भारत सरकार एलन मस्क की गाड़ियों को भारत में लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकती है, उसका असर हमें सेंटीमेंट पर बहुत खराब दिखाई दिया। बिल्कुल, और सेंटीमेंट तभी सुधरेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी जब तक सरकार की तरफ से नहीं आती है तब तक ये सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब रहेगा। लेकिन आपका अगर कोई प्रश्न है और आप भी घबराए हुए हैं
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट हम हर रोज़ लेकर के आते हैं बोनस पर। सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़िए यार बाज़ार में, जिसमें पूरे दिन भर की स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम प्लान करते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं, आप भी ऑटो शेयर में, एफएमसीजी जिस पर हमने बात की हुई है, आपके भी शेयर उस सेक्टर में हैं और आप भी फंसे हुए हैं, आपको भी नुकसान हो रहा है, तो 1 से 2 के बीच में सवाल लाख टके का में अपने सवाल पूछिए। तो दिन भर बोनस आपकी जेब का, शेयर बाज़ार से जुड़े हुए आपके निवेश का ख्याल रखता है। तो लगातार हमारे खास कार्यक्रमों के साथ आप बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा की है, इसकी वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.1% से लेकर 0.6% तक घट सकती है। इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पहले कंट्री लेवल पर रेसिप्रोकल टैरिफ की मार दे सकते हैं, उसके बाद उनकी कार्रवाई प्रोडक्ट स्तर पर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर हो सकती है। भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है और उसकी कीमत अमेरिकी जीडीपी की तुलना में सिर्फ और सिर्फ 2% है। सर, ये एब्सोल्यूट नंबर में कितना बड़ा असर नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, रेसिप्रोकल टैक्स पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं काफ़ी समय से जब से आया है, और अब धीमे धीमे इस फैसले का असर महसूस करने की, आंकड़ों से विश्लेषित करने की कोशिश की जा रही। सरकार के भीतर भी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से रेसिप्रोकल टैक्स के बाद आज तक अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा गया कि कितना नुकसान होगा, किन उद्योगों पर असर होगा, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जो हम डेटा पॉइंट पे आपको दिखा रहे हैं, उस हिसाब से गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, एसबीआई ने भी एक एनालिसिस की है, बाकी एजेंसियों ने भी की है। भारत की जीडीपी में करीब 0.6% की गिरावट की संभावना है, मोटे तौर पर माना जा रहा है 20 से 21 बिलियन डॉलर की। लेकिन चूंकि रेसिप्रोकल टैक्स की पूरी रणनीति अभी ट्रंप ने स्पष्ट नहीं की है, तो हमें यह समझना होगा कि ट्रंप ने भारत के टैक्सेशन सिस्टम को भी टारगेट करने के लिए कहा है। उन्होंने प्रोडक्ट बेसिस पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है और कंट्री लेवल पर तो वो इसको एक्सेस करेंगे ही। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जो भारत का व्यापार संतुलन है अमेरिका के साथ, वो भारत के पक्ष में है और ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में भारत से कारोबार करने में उन्हें घाटा ना हो। तो इसलिए इस नुकसान के बहुआयामी असर हमें देखने को मिल सकते हैं। और रेसिप्रोकल टैक्स के बाद ये तो पूरी गणना रेसिप्रोकल टैक्स पे थी। इसके बाद ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग से टैक्स लगाने की, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की अपने बाजार में। उनका असर हमने बाजार में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में गिरावट और उसमें बिक्री के तौर पर देखा। तो यह रिपोर्ट केवल उसी तक सीमित है। अभी इसके असर को और गहराई से परखने के लिए अलग अलग उद्योगों के आकलनों का हमें इंतजार है, क्योंकि सरकार भी इसे समझने की कोशिश कर रही है कि इनका असर कितना गहरा और कितना व्यापक होने वाला है। जी, केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पर सहमति हुई है, जिसके बाद इस समझौते की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसको लेकर के वाणिज्य मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और अलग अलग विभागों के साथ बातचीत शुरू की है और डील को लेकर के उनकी राय ली जा रही है। सर, ये डील जो होगी, ट्रेड डील, ये बीटीए होगी या एफटीए? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और भारत इसी दुविधा में है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में चुनिंदा क्षेत्रों में व्यापार समझौते किए जाते हैं और चुनिंदा उत्पादों को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें जिस 95% लगभग 90 से 95% ट्रेड पूरी तरह फ्री ट्रेड के या शुल्क मुक्त या कस्टम ड्यूटी फ्री होने के दायरे में चला जाता है। इसलिए एफटीए ज़्यादा बड़े होते हैं और लंबे समय तक नेगोशिएट किए जाते हैं, जैसे भारत और अमीरात का एफटीए देखें या ऑस्ट्रेलिया का एफटीए देखें। अमेरिका के साथ भारत एफटीए कर पाएगा, ये बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि हालांकि ट्रंप ये चाहेंगे कि अमेरिका के अधिकतम सामान जीरो ड्यूटी पर, मुक्त ड्यूटी पर भारतीय बाजार में पहुंच जाएं, लेकिन भारत के लिए करना खासा मुश्किल होगा। इसमें हम आगे बात करेंगे कि भारत की चुनौती क्या है। पर अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के आसपास बातचीत चल रही है और उसमें अब ये तैयारी शुरू हो रही है कि किसी तरह से कुछ उत्पादों को शामिल किया जा सके। पर यह सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप डेटा पॉइंट में ध्यान से देखें, भारत और अमेरिका के बीच 2030 तक $500 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। पर इस लक्ष्य के पीछे की बात है कि ट्रंप अब इस व्यापार घाटे को बदलना चाहते हैं। चूंकि व्यापार का संतुलन भारत के
पक्ष में है। भारत गुड्स और सर्विसेज का ज़्यादा निर्यात करता है और अमेरिका को नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका अब इस संधि पर आगे बढ़ने से पहले भारत की कस्टम ड्यूटीज़ में बड़ी कमी मांगेगा। और चूंकि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ और पीनल टैरिफ की घोषणा पहले से ही कर दी है, तो बायलैटरल ट्रेड डील की जो बुनियाद है वो एक तरह से ट्रंप की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि आप इन 2 दर्जन सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी उतनी ही करिए जितनी कि हम अपने यहाँ आपके सामान लेने पर लगाते हैं। और यही दुविधा है कि सरकार अभी इसके ब्रॉड जो कॉन्टूर्स हैं उनको तय नहीं कर पाई है। इस पर बातचीत शुरू हो गई है मंत्रालयों के साथ। सरकार जल्दी में भी है क्योंकि जितनी जल्दी ये समझौता हो जाएगा भारत पर टैरिफ के असर को कम करने में उतनी ही सहूलियत मिलेगी। सर, लेकिन अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फिर भारत टैरिफ के फ़र्क को किस तरीके से दूर करेगा? विपुल जी, 75% भारत के जो एक्सपोर्ट हैं, जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ जो अमेरिका के जो भारत को 75% एक्सपोर्ट्स आते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 5% से कम है। तो भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर अमेरिका को लिए जाने वाले सामानों पर अमेरिका उतनी ही ड्यूटी लगाता है, उतनी ही ड्यूटी की मांग करता है जितनी ड्यूटी अमेरिका में लग रही है, तो एक बहुत बड़ा दायरा उत्पादों का भारत का इस डील में शामिल होगा। तभी शायद ट्रंप इस बात पर मानेंगे कि वो टैरिफ को बराबर कर सके। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे सस्ता बाजार है, कस्टम ड्यूटीज़ कम है, इसलिए भारत की दुविधा है कि वो किन उत्पादों को सामने रखे। जो आंकड़े में बता रहे हैं उस हिसाब से भारत और अमेरिका के बीच में का जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब 35 बिलियन डॉलर के आसपास था। 2023-24 का आंकड़ा हमारे पास है। ये टारगेट होगा सबसे पहला ट्रंप का कि वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ट्रंप की भारत के साथ व्यापार करने में उन्हें नुकसान हो। जी, भारत सर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था, लेकिन अगर ये डील होती है तो अमेरिका से भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आएंगे, तो फिर इससे विदेशी निवेश पर असर नहीं पड़ेगा? यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ और जो नए तरीके का ड्यूटी स्ट्रक्चर ट्रंप लेकर आ रहे हैं उसने भारत की पूरी व्यापार नीति को एकदम तितर बितर कर दिया है। अगर आप 2014 के बाद से भारत की व्यापार नीति को देखें तो शुरुआत के 6-7 सालों में तो भारत ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई थी, मेक इन इंडिया के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर, देश में उद्योगों के उत्पादन के नाम पर। और इसी बात को लेकर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच तगड़ा ट्रेड विवाद भी हुआ था। आपको याद होगा WTO तक गया था, जिसमें भारत की जो निर्यात प्रोत्साहन स्कीम थी उसको ट्रंप के और अमेरिका ने मुकदमा किया था और उसे बाद में बंद करना पड़ा था। अब चुनौती यह है कि ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत सरकार दुनिया की कंपनियों को बुलाकर यहां लगाने के लिए तमाम प्रोत्साहन दे रही है। ऑटोमोबाइल का उदाहरण हमने आपके सामने दिखाया अभी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कस्टम ड्यूटीज इतनी ऊंची इसलिए रखी गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन सकें। तो जब मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद अमेरिका से आएंगे और ट्रंप मजबूर करेंगे भारत को इन उत्पादों को लाने के लिए, तो भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में बड़ी कमी आएगी। और यही वो कमी बचाना भारत के लिए सबसे बड़ा असमंजस है, क्योंकि अगर वो उत्पाद आएंगे तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए, भविष्य के दुनिया के बाजारों में निर्यात के लायक बनाने के लिए जो सहूलियतें दी जानी वो फिर उसकी कोई मतलब नहीं बचेगी। अगर अमेरिका से सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो फिर भारत में ईवी क्यों बनेगी और अच्छी कार इंपोर्ट होकर आएगी। और ये बात आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लें, चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स में मान लें या आप एग्री गुड्स में मान लें, ये हमें देखना होगा। खासतौर से अमेरिका अपने एग्री प्रोडक्ट्स के निर्यात को लेकर काफ़ी आक्रामक है, चीन के साथ उसका विवाद भी इस पर होता रहा है। तो क्या ट्रंप कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में भेजने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि अमेरिका से आने वाला अनाज, कॉर्न और बाकी चीज़ों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए? और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के किसानों के लिए, भारत की कृषि के लिए भी चुनौती दिखाई देगी। दूसरी चीज़ है कि इस तरीके की डील में सिर्फ अमेरिका के साथ आगे बढ़ना, अकेले अमेरिका को सारी सहूलियतें देना भारत के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी आप व्यापार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेरिका से सस्ती कस्टम ड्यूटी पर मंगा लें और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यूरोप में बन रहा है तो उस पर ड्यूटी ऊंची लगा रखें। ऐसा नहीं हो सकता और यही वो दुविधा है जिसके कारण ट्रेड डील को करीब से देखा जा रहा है। इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ गोल्ड का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना हुआ है और दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल चांदी की कीमतों में करीब 15% का उछाल आ चुका है। विदेशी बाजार में चांदी का भाव $33,000 प्रति औंस के ऊपर है। घरेलू बाजार में भाव 1 लाख रुपए की तरफ बढ़ रहा है। चांदी की कीमतों में आई इस तेजी की बदौलत सिल्वर ETF के रिटर्न भी बढ़ गए हैं। बीते एक साल के दौरान अधिकतर सिल्वर ETF का रिटर्न 35% से ऊपर है। सर, चांदी की डिमांड सप्लाई की अभी फिलहाल की आप क्या स्थिति देखते हैं और फ्यूचर का ट्रेंड क्या दिखा रहा है?
विपुल जी, कल हमने सोने पर विस्तार से बात की थी, तो आज चांदी में बात करना बनता था। और सिल्वर ईटीएफ का रिटर्न देखिए चौंकाने वाला, ऑलमोस्ट गोल्ड के आसपास का रिटर्न सिल्वर ईटीएफ पे दिखाई दे रहा है, जो गोल्ड ने मार्केट में रिटर्न दिया। और शेयर बाजार का तो रिटर्न इसके सामने कहीं नहीं है। अगर आप सिल्वर ईटीएफ के आंकड़े देखें, कोई सिल्वर ईटीएफ को देख ले, 35% 36% रिटर्न भारत में दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों को इस तरफ देखना चाहिए कि सिल्वर ईटीएफ में रिटर्न, और इसकी वजह यह है कि सोने की तेजी के साथ चांदी में तेजी दिखाई दी, पर चांदी की तेजी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। 2025 में 14% चांदी का भाव बढ़ चुका है, केवल 2025 के इन महीनों में जनवरी और फरवरी के महीनों में। जबकि पिछले साल की जो बढ़ोतरी थी वो लगभग, पिछले साल हमने देखा 2024 में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हमने देखी थी चांदी की कीमतों में, ऐसा दिखाई दे रहा है। मांग और आपूर्ति का के जो आंकड़े हैं, जो डेटा पॉइंट में हमें दिख रहे हैं, दुनिया में चांदी की मांग में लगातार चुनौती बनी हुई है, सप्लाई में चुनौती बनी हुई है। 2025 में भी लगातार 5वां साल होगा जब आपूर्ति कम होगी और चांदी की मांग ज़्यादा होगी। करीब 120 करोड़ औंस के आसपास सप्लाई रहने की संभावना है। इस साल चांदी की इंडस्ट्रियल मांग में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल बहुत सारे उद्योगों में होता है। और ख़ासतौर से अमेरिका में भले ही ईवी को लेकर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर या सोलर एनर्जी को लेकर उतना फोकस नहीं हो, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अब ईवी को लेकर और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें में ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी की मांग बढ़ने की संभावना है, और इसलिए चांदी की कीमतों में हमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है। जी, इधर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर इस हफ्ते सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत में ना तो यूक्रेन के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और ना ही यूरोप के। उल्टे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह बता दिया। इस बातचीत से यूरोप खुद को अमेरिका से कटा हुआ महसूस कर रहा है। सर, ये जो घटनाक्रम घटा, इससे रूस और अमेरिका के रिश्तों को एक किस तरीके से आने वाले समय में प्रभावित करेगा? ये हफ्ता बेहद चौंकाने वाला था। यूरोप के लिए तो बिल्कुल चौंकाने वाला था कि अमेरिका कुछ महीने पहले तक रूस को खलनायक मानकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था और सख्त कर रहा था, और यूक्रेन को मदद दे रहा था रूस के हमले के खिलाफ। और अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी नीति बदल दी और यूक्रेन को तानाशाह और यूक्रेन को डिक्टेटर बताया, और रूस के साथ बैठकर चर्चा की। और वो रूस यूक्रेन युद्ध, जिसमें अभी से पहले तक यूरोप, नेटो सारे लोग शामिल थे और चर्चाओं में शामिल थे, उनको बाहर कर दिया गया। कूटनीतिक स्तर पर एक काफ़ी बड़ा उलट फेरबदल है, और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की रणनीति में, यूरोप को लेकर अमेरिका की कूटनीतिक पॉलिसी में, स्ट्रेटजी में, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस तरीके का शिफ्ट जिसमें पूरा यूरोप साइडलाइन कर दिया गया है। रशिया इससे बहुत खुश है, क्योंकि रूस को अमेरिका की दोस्ती जैसा एहसास हो रहा है इस समय क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे युद्ध में यूक्रेन के बजाय रूस के पक्ष को, या रूस का जो नैरेटिव था उसको सपोर्ट किया। ट्रेड के सेक्टर में इसके गहरे असर देखे जा रहे हैं। हमने देखा इस बातचीत के बाद यूरोप के देश अलग से एकजुट होना शुरू हुए। आप डोनाल्ड ट्रंप की अगर पिछले दौर की आप याद करें विपुल, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक कहते रहे हैं कि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा का खर्चा नहीं उठाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो नाटो की स्पेंडिंग में 5% ऑफ द जीडीपी की बढ़ोतरी करें, जो कि अभी 2% है, क्योंकि अमेरिका के बजट से यूरोप की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ये ट्रंप का पुराना मामला है। और अब आते ही उन्होंने यूरोप से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर रेसिप्रोकल ड्यूटी और हैवी टैरिफ लगा दिए हैं। इसके बाद यूरोपीय देश अपनी तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कूटनीतिक विवाद, ये जो कूटनीतिक खींचतान शुरू हुई है, जिसमें कि पूरी तरह यूरोप को हाशिए पर फेंक दिया गया या नेटो को हाशिए पर फेंक दिया गया, इसका असर आने वाले समय में यूरोप से अमेरिका को निर्यात पर पड़ेगा। और अमेरिका यूरोप के लिए काफ़ी बड़ा बाजार है, करीब 40% हिस्सा यूरोप के एक्सपोर्ट का अमेरिकी बाजार में जाता है। इसलिए यूरोप में काफ़ी सनसनी है इसको कि अगर ये घटनाक्रम व्यापार तक बढ़ता है तो फिर आगे क्या परिस्थिति बनेगी, इसे देखना होगा। सर, बहुत की चर्चा में आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, तो फिर आज के इस बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। और आपको बता दें कि अब वीकेंड पर भी हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। ख़ासतौर से अगर आप सोच रहे हैं कोई मकान लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो अब तक हमने प्रॉपर्टी से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई शो लॉन्च नहीं किया था। इस वीकेंड पे हमारा खास शो
प्रॉपर्टी जंक्शन आप देख सकते हैं शनिवार को। और इसमें आपको, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं, घर खरीदने से पहले किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर आने वाले समय पे कीमतें बढ़ सकती हैं, कहाँ पर अपने बजट में आप जो है मकान ले सकते हैं, इन तमाम सवालों को समेटने की कोशिश की गई है। तो अवश्य देखें, अपना फीडबैक हमें दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस के कलीग से भी सब्सक्राइब करवाएं। बोनस पॉइंट को लेकर के अब सैटरडे संडे तो आपसे मुलाकात होगी नहीं, लेकिन सोमवार को अंशुमान जी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे शाम 7 बजे, तमाम आपकी जेब से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तमाम खबरों को लेकर के और उनके विश्लेषण के साथ। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए और शाम 7 बजते ही जुड़ जाइए बोनस पॉइंट के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।